नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने आप को। हाँ, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग पित्ताश्मरी या जिसको हम गॉल स्टोन बोलते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये पित्ताश्मरी जो होता है गॉल स्टोन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोगों को, और इसका जो एलोपैथी में कोई चिकित्सा नहीं है, केवल सर्जिकल रिमूवल, सर्जरी से उसको निकालना ही एकमात्र चिकित्सा रह गया है। तो आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। अगर वो 15 mm से बड़ा हो जाए, ज्यादा बड़ा हो जाए, तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसमें धन्वंतराणाम अधिकार, धन्वंतरी संप्रदाय के लोगों को 15 mm से कम रहे तो हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं। तो को दिखाऊंगा स्क्रीन पे, आप लोग एक बार एनाटॉमिकली देखिए भी और समझिए भी। और आप लोग, क्योंकि आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, जो लोग भी चिकित्सक लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आदरणीय अरविंद सर जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी ये चिकित्सा करते हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा अनुभव भी है। जो लोग करते हैं उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना अपना जो भी अनुभव है वह शेयर करिए। हम लोग यहाँ पर जो भी चर्चा करते हैं यह चिकित्सक लोग के ध्यान में रख के करते हैं। तो मैं थोड़ा बताऊंगा, फिर बाकी आप लोगों को भी मैं चांस दूंगा। आप लोग भी अपना अपना जो भी मत है, जो अनुभव है, वह शेयर कर सकते हैं। और जो भी चर्चा होती है उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हम दवाइयाँ और किस तरह से हेतु संप्राप्ति ये हम लोग देखते हैं, वो हमें कुछ नया चीज देता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा अम्ल पदार्थ का सेवन करते हैं, अम्ल मतलब आज के जमाने के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो लोग अचार का सेवन ज्यादा करते हैं, जो लोग खट्टा चीज, खट्टा मतलब अचार, फिर जैम हो गया, जेली हो गया, सॉसेस हो गया, चिली सॉस वगैरह, गरम मसाले बहुत ज्यादा खाते हैं। और आयुर्वेद का सिद्धांत है कि अति सर्वत्र वर्जिए। उसी तरह से अजीर्ण में भोजन करना, उसके बाद में पित्तवर्धक चीजें खाना, विदाही पदार्थ ज्यादा खाना, क्षारीय पदार्थ ज्यादा खाना, जो अल्कलाइन सोडा वगैरह ज्यादा खाने में डाल के, या प्रिजर्वेटिव बहुत खाना, फर्मेंटेड चीजें बहुत ज्यादा खाना, जैसे कि इडली है, डोसा है, और अचार है, और ब्रेड है, बिस्किट्स है, बहुत ज्यादा खाना। ब्रेड बिस्किट खाने में क्या है कि ब्रेड जो रहते हैं वो भी यीस्ट डाल के करके बनाए जाते हैं, और वो ज्यादा खा दें तो वो शरीर को वो नुकसान देता है। इसी तरह से अचार में भी विनेगर डाल के किया जाता है। कुछ लोग कांजी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे पित्त, या जो लोग चाय बहुत ज्यादा लेते हैं, जो लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको पित्ताश्मरी ज्यादा हो जाता है। जो लोग क्रोध ज्यादा करते हैं, क्रोधात पित्तम, क्रोध ज्यादा करने वालों को भी गॉल स्टोन हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें देखना चाहिए। और बहुत बार विदग्धा जीर्ण वाले जो पेशेंट होते हैं, अम्ल अवस्था पर विकृत होने की वजह से, अम्ल अवस्था पर मतलब द्वितीय अवस्था, वह विकृत होने की वजह से पित्ताश्मरी होने के चांसेस होते हैं। अब वो क्या होता है कि नॉर्मली हमारा यकृत जो है वह पित्त बनाता है, पाचक पित्त का स्त्राव वहां से होता है। और कुछ हमारा ग्रहणी कला है, वहां पे पित्त धरा कला है, वहां से स्त्राव होता है। कुछ पैंक्रियास से होता है, कुछ हमारा जो सकस इंट्रिकस जो पित्त धरा कला है वहां से होता है।
और मॉडर्न भाषा में देखें तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, और लीवर से बाइल आता है। तो अगर यही चीजें ज्यादा आ रही हैं तो क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, और कहाँ स्टोर होता है तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जैसे कि हमारे घर में पानी आता है, तो पानी आता है तो 24 घंटे पानी नहीं आ सकता है। जो हमारे महानगर पालिका है तो 24 घंटे पानी नहीं दे सकती है, क्योंकि पूरे शहर को करना है, तो वो एक लिमिट में पानी देती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि टंकी में उसको स्टोर करते हैं, नीचे की टंकी में, फिर हम उसको ऊपर की टंकी में स्टोर करते हैं। और जब हमें जरूरत होती है तो हम नल खोलते हैं तो टंकी से नीचे आता है, और जब हमारा काम हो जाता है हम बंद कर देते हैं, जरूरत में बाथरूम में, किचन में, जैसे भी। तो वैसे ही ये जो गॉल ब्लैडर जो है, वहां पे पित्त स्टोर होता है, कंटिन्यू लीवर से सिक्रीट हो रहा है और वहां पे स्टोर हो रहा है। हम अन्न तो 24 घंटे खा नहीं सकते हैं, हम दिन में एक बार, दो बार या तीन बार जब भी हम खाना खाते हैं तो वो पित्त का स्त्राव बॉडी करता है, वो गॉल ब्लैडर से निकलता है, और फिर वो पचन क्रिया करता है। उसी में अग्नि तत्व रहता है, जो पाचक पित्त है उसमें अग्नि तत्व रहता है। वो अगर प्राकृतिक रूप से रहे, अन्न में मिल के और अन्न को डिसइंटीग्रेट करता है, उसको पचाता है, तो स्थूल पचन होता है। फिर आगे जाके धात्वग्नि की क्रिया होती है और भूताग्नि की क्रिया होती है। तो यहाँ पे जो पाचक पित्त आ रहा है वह गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लेकिन अगर पित्त ज्यादा आएगा तो, अब वो पित्त किस तरह से आ रहा है, तो मॉडर्न भाषा में देखें तो कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा बन रहा है और वह स्टोर हो रहा है, तो वह फिर वो स्टोन का रूप, और उसमें क्या है, रुक्षता भी आ जाती है वायु के वजह से, कफ के वजह से भी। कफ और वायु की वजह से जो बिलियरी डक्ट है, सीबीडी, सेंट्रल बिलियरी डक्ट, वहां पे कुछ ना कुछ अवरोध आ जाता है। अगर ये पूरा अवरोध आ जाए तो वो कामला बन जाएगा। और गॉल ब्लैडर में अब अगर वो जा रहा है तो वहां पे अश्मरी की स्वरूप में वो तैयार, जिसको हम पित्ताश्मरी, अश्मरी, ऐसा हम लोग संप्राप्ति समझते हैं। अब ये पित्ताश्मरी है, गॉल ब्लैडर वाला है। ऐसे ही किडनी में भी हो जाता है, किडनी वाला जो पित्ताश्मरी। तो दोनों की सारधम में एक जैसे चिकित्सा भी एक जैसे रहती है। लेकिन अभी अगर हम लोग और लेकिन उसमें कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह जो रहता है, जो किडनी स्टोन रहता है, वहां पे वो जाती है। लेकिन जो गॉल ब्लैडर में होता है वहां पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ज्यादा होता है, कलेक्शन ज्यादा होता है। और या फिर ये बिलियरी डक्ट में होता है। बिलियरी डक्ट मतलब जो गॉल ब्लैडर से आके जो नीचे आ रहे हैं डिओडेनम में डक्ट। आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता हूँ, रुकिए। एनाटोमिकली ये सब जानना बहुत जरूरी है। इस तरह का देखिए स्टोन बन जाता है जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो उसको हम बोलते हैं कॉलीलिथियासिस। और अगर ये बिलियरी डक्ट में हो, बाइल डक्ट में हो, डक्ट मतलब एक नलिका, तो वो बोलते हैं कॉलेडो कॉलीलिथियासिस। तो गॉल स्टोन जो रहता है वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनने की वजह से, और बाइल, कोलेस्ट्रॉल और बाइल दोनों का कॉम्बिनेशन से। और आयुर्वेद की भाषा में अगर वात और कफ और पित्त, पित्त का भी कैसा है कि यहाँ पे श्यानता बहुत ज्यादा बढ़ रही है पित्त की। पित्त का जो गुण है, उष्णता तीक्ष्णता तो बढ़ ही रही है, लेकिन पित्त घट हो रहा है बहुत ज्यादा। वायु उसको सुखा रहे, वायु वायु तो ड्राई कर रहा है, लेकिन कफ और पित्त ज्यादा बढ़ने की वजह से हो जाता है। और स्नेह गुण जो है कफ का वो विकृत हो रहा है, पित्त का भी स्नेह गुण हो रहा है, वो विकृत होकर रुक्षता बढ़ रही है, और वह गॉल स्टोन बन जाता है। अगर हम लोग देखें तो यह फीमेल्स जो रहती हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाता है, स्त्रियों में। और इसको मॉडर्न भाषा में चार फोर्स बोलते हैं। फैटी लीवर, जो फैटी लीवर नहीं, फैटी जो स्त्रियां होती है, मोटी होती है, उनको होता है। जो 40+ होती हैं या 40 के एज में होती है उनको होता है। जो फर्टाइल होती हैं, जो मतलब संतान उत्पन्न उनको ज्यादा होता है। और फीमेल मतलब फैटी, 40, फर्टाइल और फीमेल, इनको ज्यादा होता है। और ये अगर शरीर में अब कोलेस्ट्रॉल है, विकृत स्नेह जो है कोलेस्ट्रॉल, अगर जो लोग ज्यादा तेल वाला चीजें खा रहे हैं और उसका पचन नहीं हो रहा है, उनको ये स्टोन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्नेह ज्यादा खा रहे हैं, वो तेल के रूप में खा सकते हैं, भैंस का घी के, डालडा के रूप में, वनस्पति घी के रूप में खा सकते हैं। और उसका पचन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अग्निमंद है जो उसको पचा नहीं पा रहे, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा और ये गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। या फिर किसी का वजन बहुत कम हो गया है, उसके वजह से भी स्टोन हो जाता है। यहाँ पर भी विकृत पचन की वजह से, कैटाबोलिज्म ज्यादा बनने की वजह से, होने की वजह से ये स्टोन होता है। इसी तरह से 35 ईयर्स के बाद स्त्रियों को, माता बहनों को
साइलेंट गॉल स्टोन रहता है लेकिन पता नहीं चलता है, अचानक ही ये होने लगता है। उसी तरह से देखें तो अब जिनको स्लाइटली गॉल स्टोन होता है उनको पेन नहीं होता है, लेकिन अचानक कभी कभी होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल जो रहता है ना वो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाता है क्योंकि वो स्नेहांश है और विकृत है कोलेस्ट्रॉल। तो बाइल जो होता है ना हमारा, जो जो लीवर से बाइल सिक्रीट हो रहा है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। कभी कभी ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है ये कैल्शियम और बिलीरुबिन के कॉम्बिनेशन से भी बनता है। इतना हमें बेसिक मालूम होना चाहिए। दूसरा क्या है कि मोटापा भी एक कारण है, संतर्पण जन्य है। अगर बहुत ज्यादा कोई ओवर ईटिंग कर रहा है, कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है, अग्निमंद है, धातु अग्निमंद है, भूताग्निमंद है, उसकी वजह से भी हो सकता है। गॉल स्टोन जो रहते हैं अलग अलग आकार के होते हैं। सबसे मेन इसके लक्षण जो है वह क्या होते हैं कि स्टोन जो रहता है वह गॉल ब्लैडर से ऑब्स्ट्रक्ट करता है, अवरोध करता है, संघ की संप्राप्ति करता है। और इसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होने से रुधिपथ कामला जो बताया है, रुधिपथ कामला की संभावना होती है। और पित्त अगर नहीं आ रहा है मल में तो तिल पिष्ट निभ मल प्रवृत्ति, सफेद तिल होता है वैसा मल प्रवृत्ति होती है और पूरा शरीर में पीलापन आ जाता है। नख नयन वदन मूत्र पुरुष, मतलब नाखून पीले होंगे, आंखें पीली होंगी, चेहरा पीला होगा, नख नयन वदन, और मूत्र पुरुष, मूत्र और पुरुष ये भी। लेकिन यहाँ पे पुरुष जो है वो पीला नहीं होगा, वहां पे तिल पिष्ट नहीं होगा, सफेद। उसी तरह से पेन होता है, नौशिया फीलिंग होती है, हमेशा फुरलास होता है क्योंकि पित्त का अवरोध हो गया है, पित्त जा नहीं रहा है और वो पूरे शरीर में फैल रहा है, रक्त के द्वारा पूरा शरीर में फैल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पित्त है, एक जगह से अवरुद्ध है। लेकिन दूसरा जो लीवर से जो आर्टरीज जा रही है, वेन्स जा रही है, वहां से वो सर्कुलेट होकर पूरे शरीर में विकृत पित्त जा रहा है। तो उल्टी भी आती है, नौसिया भी होता है और पेशेंट को पित्तज ग्रहणी के सारे लक्षण दिखाई देते हैं क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है और ग्रहणी कला जो है वो विकृत है, पित्तज ग्रहणी के लक्षण दिखते हैं। इसी तरह से इन्फेक्शन भी कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के भी सिम्टम्स दे सकते हैं। लीवर में एब्सेस हो सकता है क्योंकि ये बढ़ जाता है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वो इन्फ्लेमेशन करेगा, इन्फेक्शन करेगा और लीवर का एब्सेस होने के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में ये पेन बहुत ज्यादा होने लगता है। कभी कभी ये आधा घंटा से 12 घंटा तक पेन होता है, इतना सीवियर पेन होता है। और पैंक्रेटिक डक्ट को भी ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है ये स्टोन। अगर आप किडनी किडनी पेशेंट लोगों को मल्टीपल स्टोन होते हैं, जैसे कि आप लोग ये देखिए इस तरह से स्टोन रहते हैं। उसी तरह से अगर ये देखा जाए तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पर भी ये स्टोन पाया जाता है, वहां से निकल के पाया जाता है। उसी तरह से अगर एक्यूट फेज में देखें तो डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है, ऐसा हमको दिखता है क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ जाता है। उसी तरह से अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो 95% चांसेस रहते हैं डायग्नोसिस में कि पेन हो रहा है, उल्टी हो रहा है, नौशिया हो रहा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में हो रहा है, तो ये जल्दी से पता चल जाता है। नहीं तो आजकल क्या है कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रेटोग्राफी, ERCP, ये एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है 4D के, उससे उससे इसको हम लोग और अच्छे से जान सकते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन है। वो ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी है। इसका कॉम्प्लिकेशन उपद्रव क्या होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन अगर हो गया तो पैंक्रेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं, या फिर गॉल ब्लैडर परफोरेट हो जाएगा, फट जाएगा, या बाइल डक्ट का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर ये साइलेंट है और पेन नहीं है तो हम रुक सकते हैं और हम उस टाइम पे आयुर्वेदिक चिकित्सा कर देते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो हम लोग एलोपैथी के पास पेशेंट को रेफर कर सकते हैं और वो लोग पेन किलर दवाइयां वगैरह देके उसको करके मैनेज करके और आयुर्वेदिक चिकित्सा से ठीक होता है। लेकिन 15 mm का हो और नया, 15 mm से कम का हो और नया हो तो वह ठीक हो सकता है, वो डिजोल्व होके एकदम लिक्विफाई होके निकल सकता है। लेकिन बहुत पुराना हो गया है, हार्ड हो गया है, तो वहाँ सर्जरी ही करना पड़ता है। लेकिन सर्जरी का ये भी एक कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि जब गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, वो स्टोन के साथ रिमूव करने का ही चिकित्सा है वहां पे, क्योंकि गॉल ब्लैडर को हम सुचरिंग करके नया रिपेयर नहीं कर सकते हैं। वो पूरा साथ में कट करके और सुचर करके, मतलब पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है। यही एलोपैथी में चिकित्सा है। लेकिन फिर पित्त डायरेक्ट आएगा, 24 घंटे पित्त लीवर से आएगा, ग्रहणी कला में आएगा, पूरे शरीर में जाएगा और दाह और हाइपर एसिडिटी हमेशा रहता है। तो एंटासिड, रैंटेक या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाइयां जो है, पेंटाप्रेजोल, रेनाटिडिन,
ओमेप्रेजोल, ये जिंदगी भर लेना पड़ता है। और वो पित्त को दबाते रहता है, और पित्त पूरा शरीर में जाके दाह वगैरह करता है, और पित्त के और कॉम्प्लिकेशन शरीर में दिखाई देते हैं। तो सर्जरी को अवॉइड करना ही चिकित्सा रहता है। लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी है तो उसकी चिकित्सा करें। और अगर सर्जरी हो गया है तो उसके बाद में दाह प्रशमनकरण और पित्त शामक आयुर्वेदिक चिकित्सा दे, और साल में एक बार वमन करा दे, एक बार विरेचन करा दे, और पित्त शामक औषधियों से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सर्जरी न कराना ही ज्यादा अच्छा है। और यह कहाँ ज्यादा होता है? जहाँ पे लोग पित्त वाली चीजें ज्यादा खाते हैं। आप लोग देखेंगे कि पूरे इंडिया में यूपी और दिल्ली और पंजाब, वहां पे ये पेशेंट ज्यादा मिल रहे हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मसालेदार और तेल वाली चीजें ज्यादा खाते हैं और व्यायाम कम करते हैं, वो बेल्ट में ज्यादा ये बढ़ता है। ऐसा तो पूरे इंडिया में पाया जाता है, लेकिन मैं ज्यादा बता रहा हूँ। अब इस पर मैं और कुछ बताऊंगा। मैं पहले चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई कुछ बताइए। आदरणीय डॉक्टर अरविंद सर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे हाँ पित्ताश्मरी सर, पे? नमस्कार सर, मेरा सबको प्रणाम सर। हेलो। हाँ सर, बताइए सर, बताइए। हाँ, देखिए सर, गॉल ब्लैडर जो होता है इसमें जब पथरी हो जाती है तो इसको गॉल ब्लैडर स्टोन जो कहते हैं, इसको ये अगर इसको देखा जाता है तो गॉल ब्लैडर जो है पित्त का स्टोरेज करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, पित्ताशमरी है तो इसमें पित्त का स्टोरेज होता है। वो पित्त जो है बाइल डक्ट से फिर आगे की तरफ चलता है, और फिर कॉमन बाइल डक्ट से फिर पेनक्रियास में जाता है, और वहां से सिस्टिक डक्ट से इंटेस्टाइन में जाता है, वहां डक्टस ऑफ डोडेनाई में जाके ओपन होता है। तो वो उसका रोल क्या है? जो पित्त है, वो पित्त जो बाइल है वो कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व करने के लिए होता है। जो फैटी जो हम लोग के शरीर में फैटी जो खाने में जो होता है उसको डिजॉल्व करने के लिए होता है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? ये स्टोन फॉर्मेशन यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि कफ का भी स्निग्ध गुण है, लेकिन पित्त का ईषत स्नेह गुण होता है। जब कफ का स्निग्ध गुण, कफ के लिए बोला गया है, स्नेह बंद स्थिरतम गौरव विष्टाबलम, तो जो उसकी वजह से क्या होता है, कफ का स्नेह गुण की वजह से मंदता हो जाती है, मंद हो जाता है। क्या फ्लो बंद हो जाता, मंद हो जाता है। और यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा, वात की रुष्टता की वजह से वात उसको सुखाती है, तो कफ को या कोलेस्ट्रॉल को, और वो पित्त को भी सुखाती है। तो दो तरीके के स्टोन बनते हैं, जिसमें एक कोलेस्ट्रॉल का स्टोन हो गया, एक बाइल का स्टोन हो गया। अब जो स्टोन होते हैं, ये इसकी क्वालिटी होती है कि ये मल्टीपल स्टोन होते हैं, इसमें सिंगल नहीं होता है, छोटे छोटे बहुत सारे मल्टीपल होते हैं। और इसमें क्लिनिकल जो सिम्टम आते हैं वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन होता है, जो सब जो बटी वो होती है रिप्स होती हैं उसके राइट साइड में होता है। नो डाउट कोलिसिस्टैटिस, कोलिलिथिस, और जो है सिस्टाइटिस कहते हैं गॉलब्लैडर की स्वेलिंग को, कोलिलिथिस कहते हैं गॉलब्लैडर में स्टोन को, और कोलिकोलिथिस जो आपने अभी बताया कि वो गॉलब्लैडर जो जो डक्ट है, जो बाइल डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो कोलिकोलिथिस है। अब ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हुआ, क्यों वहां कफ स्टोन हुआ या पित्त का स्टोन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे में जो लोग, बिल्कुल सही बताया आपने, फैटी फ्राइड 40 जो होती है, 4F जो है क्लिनिकल जो आता है, जो जो अननेसेसरी जो है, जो मीठा और स्नेह पदार्थ ज्यादा लेते हैं, उनमें ये होता है। अब जब ये सब चीजें होती हैं तो उसके साथ साथ जो जो बैठिए बैठिए, एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन भी कारण होता है। और जो इसके क्लिनिकल सिम्टम जो हम लोग को मिलते हैं, पीवीटी होता है, पेन वोमिटिंग टेम्परेचर, पेन वोमिटिंग टेम्परेचर जो मिलता है, ये क्लिनिकल हम लोग की डायग्नोसिस बनती है कि अगर इस तरीके का है, पेन के साथ में नोजिया, वोमिटिंग और टेम्परेचर बन रहा है, तो इसके मतलब उसको और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन हो रहा है, साथ में एसिडिटी भी हो रही है, मीन्स वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वो जो पित्त जो है वो डक्ट पैंक्रेटिक डक्ट से होते हुए, पैंक्रियास से होते हुए, पैंक्रेटिक डक्ट से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता है।
तो वो गहरी में जो जहाँ पे इस कॉमन बाइल डक्ट का वो बाइल का और पेनक्रियाटिक जूस की वजह से एमाइलेज लाइपेज वगैरह होता है, उसकी वजह से फैट का डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन हैम्पर्ड हो जाता है, क्योंकि वो लोग एक्सेस फैट खाते हैं। लेडीज ज्यादातर एक्सेस फैट होता है उनके अंदर, वो कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, केवल उनका रहता है, तो कफ मेदो मंदाग्नि, तो मंदाग्नि भी होती है, कफ की वजह से फैटी और डिपोजिशन शुरू हो जाता है लोअर पेल्विक रीजन में, थाई में, टांगों में, ब्रेस्ट में। ये सब डिपोजिशन जो शुरू हो रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, ये कहीं ना कहीं वहां पे श्वेतोविरोध कर रहा है, खाबेगुन्नु कर रहा है वहां पे श्वेतोविरोध, जिसकी वजह से वो कफ की मंदता की वजह से, स्निग्धता और की वजह से, और वायु की रुष्टता की वजह से वहां स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा एक क्लिनिकल जो हम लोग को मिलता है, इसमें हमेशा WBC बड़ी हुई आती हैं, और ERCP बताया है, उससे डायग्नोस्टिक बनती है हम लोग की। और ये आगे जाके ऐसा नहीं है कि स्टोन निकलने के बाद आगे पेनक्रियाज की स्वेलिंग भी ना करे, कई बार कॉमन पेनक्रियाज की स्वेलिंग, क्योंकि वो जो बाइल जा रहा है वो पेनक्रियाज से होते हुए इंटेस्टाइन में, डक्टस ऑफ ड्यूडेनाई में खुल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है, वहां पे इन्फेक्शन का भी डर रहता है, और साथ साथ परफोरेशन का भी डर रहता है। और ये जो है ट्रीटमेंट इसमें जो है वो कफ का, पित्त का किया जाता है। तो ज्यादातर चूंकि स्टोन बन रहा है, तो कफ के स्निग्ध गुण के विपरीत ट्रीटमेंट किया करना चाहिए, रुखता रुक्ष दवाइयाँ करनी चाहिए, और तिक्त जो थोड़ा सा, क्योंकि पित्त का स्थान है वहाँ पे, तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो तिक्त और रुक्ष और स्निग्ध को खत्म करने वाली दवाइयाँ की जाती हैं, और खाने में फैटी फ्राइड फास्ट फूड, ये सब चीजें बंद की जाती हैं। तो ये पैथोफिजियोलॉजी होती है जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होता है। राइट सर, ट्रीटमेंट के लिए बाद में बताते हैं, और लोग बोलते हैं सर। हाँ, चलिए हम और बातें करते हैं। यहाँ पे बीना मैडम है, शशि मैडम है, आप लोग कुछ बताइए प्लीज। आदरणीय जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे, बताइए प्लीज। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी। मनीषा मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगी इस टॉपिक पे? मेरी आवाज आ रही है? शशि मैडम, मेरी आवाज आ रही है? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। महाजन सर, कुछ हेतु वगैरह बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है, एक्चुअली में अनम्यूट करने में टाइम लग गया। पित्तज ग्रहणी के सर सिम्टम होते हैं, या मैं कहूँ मैंने जो जीबी के पेशेंट सर जितने देखे हैं उसमें सबको कॉन्स्टिपेशन रहा है। जैसे एक दो बार तो मुस्लिम पेशेंट्स थे, खास करके उसकी एज तो ज्यादा नहीं थी, शी वाज हार्डली 35 ईयर, तो जो फीमेल फर्टाइल वाला कंसेप्ट रहता है उस वाले कंसेप्ट में थी। और मतलब उनका मेन जब पूछना शुरू किया तो उनको कई कई दिन पर पेट साफ होता था। और मुस्लिम पेशेंट थी तो पक्का सी बात है नॉनवेज खाने का भी होता। और उनकी अग्नि मांद थी, मतलब उनको बहुत अच्छे से भूख नहीं लगती थी, कई बार मैंने पूछा कि क्या क्या खाया तब बताती थी। और मतलब एक तो ये वजह है, तो वहां पर कब्ज कह सकते हैं। दूसरी हमारी जो डायबिटिक पेशेंट थी वो 80 साल की थी, उनके केस में भी सर उनको कॉन्स्टिपेशन था। तो अधिकतर, हालांकि वो पेशेंट तो वेजिटेरियन थे, बट वहां पर सर स्ट्रेस का हेतु ज्यादा था, तो मुझे लगता है स्ट्रेस था, और पेट नहीं साफ होता जिन लोगों को तो उनको प्रॉब्लम रहती है। तो अधिकतर मेरे पास जितने आए हैं, और भी लोगों को मैं जानती हूँ जिन लोगों का मतलब रिमूवल हो चुका है, ये तो वो लोग थे जो चाहते थे ठीक हो जाए, धैर्य नहीं रखा। जैसे 80-85 साल की थी, उनको थोड़ा सा आराम आ गया, वही जो आता था पहले यहाँ पर पैनल पर कि ये दे सकते हैं जीबी स्टोन के पेशेंट्स को, तो दिया था, तो उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ आ गया था। उसके बाद उन्होंने फिर आगे ट्रीटमेंट नहीं लिया। और जैसे जिन लोगों ने रिमूव करवाया हुआ, जो मेरी हिस्ट्री में है, मतलब जानकारी में, वो सारे लोग के भी साथ में यही सर, उन सभी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह के हेतु थे। उन सबको, अधिकतर नॉन वेजिटेरियन पेशेंट थे या मिर्ची मसाला वगैरह बहुत ज्यादा खाते थे, तो उन्हीं सारे लोग के साथ में सर ये जीबी की प्रॉब्लम है। जैसा खास करके बहुत पहले की अगर मैं बात करूं, आज से 25-30 साल पहले, तो लोग उतना रात्रि जागरण नहीं करते थे, पर वहां पर भी तीखा मिर्ची मसाला, या कह सकते हो कि पित्त को कुपित करने वाले जो भी आहार विहार थे, वही सारी चीजें मिली हैं। जी सर, थैंक यू सर। इस टॉपिक पे बीना मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगी? आदरणीय बीना जी मैडम।
जी सर, मैं बोल रही हूँ। आपने तो बहुत अच्छा बोल दिया है सर। मैं तो इसमें अमृता का उपयोग ज्यादा करती हूँ। पित्त शामक है अमृता, और तीक्ष्णत्व, पित्त का जो तीक्ष्णत्व यहाँ पे बढ़ा हुआ होता है, तो वो कम हो जाता है। मैं अमृता का मैं क्षीरपाक देती हूँ सर इसमें। फलत्रिकादि वात देती हूँ, तो इससे विरेचन भी थोड़ा हो जाता है। और जब वमन हो जाता है, सीवियर पेन जब पित्ताशमरी में होता है, तो वमन भी अम, जब क्लिनिक में पेशेंट लाते हैं तब भी कभी कभी वमन होता है। मगर मैं क्या करती हूँ, दालिम्ब पुष्प है, दालिम्ब का डाळिंबाचं फूल, दालिम का पुष्प, उसका नस्य देती हूँ सर। या वो नहीं मिला तो शंख भस्म नींबू और शक्कर के साथ दे दिया, तो वमन ताबड़तोब कम हो जाता है। और प्रवाल पंचामृत आरोग्यवर्धिनी, आप जैसा बोल रहे थे, सूक्ष्म ताम्रभस्म है। मैं प्रभु सर से मुंबई से प्रभु सर से मंगवाती हूँ सूक्ष्म ताम्रभस्म। तो सूक्ष्म ताम्रभस्म देती हूँ या आरोग्यवर्धिनी देती हूँ। और आपने बोल दिया ना त्रिविक्रम रस, कभी कभी वो भी यूज करती हूँ। और पानफुटी बोल के एक वनस्पति है, उसका हिंदी नाम मुझे मालूम नहीं, तो वो पानफुटी स्वरस, दुर्वास पान वरस, को पर्ण बीज बोलते हैं। हाँ पर्ण पर्णबीज बीज बोल, बोलते हैं मैम। अच्छा पर्णबीज। तो उसका स्वरस पर्णबीज, वो पानफुटी हमारे यहाँ बहुत मिलती है। और रूरल एरिया के पेशेंट आते हैं तो उनको पानफुटी मालूम होती है, तो उनका स्वरस एक चम्मच दुर्वास वरस के साथ लिया, तो भी बहुत अच्छी तरह से काम हो जाता है। और और मैं उसमें पैंक्रिया भी कभी कभी इन्वॉल्व हो जाता है। और या ये सर विरेचन देती हूँ उसमें। और महातिक्त घृत खाने को पहले बोल के विरेचन देती हूँ। अभी तो मैं आपकी टैबलेट देती हूँ पेशंट को, तो बहुत सोपं होतं मला आता इथे ते आपकी टैबलेट देने से। एक टैबलेट दे दी और महातिक्त घृत दे दिया, तो बस 8-10 विरेचन, या मैं हरितकी के साथ विरेचन देती हूँ सर आपकी टैबलेट। और उसके ऊपर, हाँ हाँ सर, हाँ सर बोलू ना आगे। हाँ हाँ हाँ, आपने सही बताया आपने। और यकृत का भी यहाँ पे रोल है सर। तो यकृत के ऊपर काम करने वाली जो भेदन काम करती है कुटकी, तो ये भी मैं देती हूँ। कुमारी आसव कुटकी और कुलित्थ का यूष, हुलग्याचा काढा, हम हुलगे बोलते हैं, कुळिथाचं मंड, ये बना के पीने को बोल देती हूँ सर। और हरी तकी का मैं यूज बोलिए, यूज दाल का हाँ यूज होता है, मुंड नहीं होता, दाल का हाँ यूज होता है, ऐसे बोलिए। हाँ सर, हाँ। कुलिथ का यूष ये देती हूँ। और हरी तकी अनुलोमन के लिए बिल्कुल देती ही हूँ। कुटकी नहीं ले रही पेशेंट तो कैप्सूल में भर के कुटकी देती हूँ, या आरोग्यवर्धिनी कल्प है उसका, वो देती हूँ। गोक्षरादि गुगुल भी कभी कभी देती हूँ। मगर बहुत अच्छी तरह से अश्मरी कम हो जाता है, पित्ताश्मरी। और सर आहार का बहुत अच्छी तरह से पालन करना चाहिए पेशेंट ने, तो ही रिजल्ट मिलता है। पेशेंट जब हमारे साथ नहीं, हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट नहीं आता। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि जैसा जॉन्डिस में, कामला में त्वक कंडू ये जो लक्षण दिखता है, तो कभी कभी ये पित्ताश्मरी में भी त्वक कंडू ये लक्षण दिखता है सर। तभी बाह्य कुछ लगाने को देती हूँ पाउडर, सूखी पाउडर ही लगाने को देती हूँ त्वक कंडू के लिए। और महातिक्त घृत अभ्यंतर देती हूँ, और विरेचन ताबड़तोब उसको दे देती हूँ, तो उससे ये कम हो जाता है। थैंक यू सर।
हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। और इस पे आदरणीय मनीषा मैडम का हम सुनना चाहते हैं। डॉक्टर मनीषा सर मैडम जिते। सर एक हाँ मेरा बोलिए। कल्प रह गया, बोल दूं क्या? हाँ हाँ बोलिए मैम बोलिए। नारिकेल लवण का भी बहुत अच्छा उपयोग है सर। हाँ बस। हाँ आपने बहुत अच्छा बताया मैम। इस पे हम मनीषा मैडम का सुनना चाहते हैं। मनीषा मैडम है, आदरणीय मनीषा मैडम। जी जी मैम प्रणाम नारिकेल आप लवण इधर का प्रणाम सभी को। प्रणाम सर, अभी आवाज नहीं आ रही है एक एक्चुअली मिनट यहाँ पे, नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। आ रही ये है। तो अभी, हाँ एक जी हाँ मिनट जी आ रुकिए, रही है। मनीषा मैडम सुन के फिर आपसे हाँ बोलिए नारिकेल जी लवण मैम। का आवाज सर नहीं। मनीषा मैडम आपका नेटवर्क का शायद इशू हो रहा है। हेलो। मनीषा मैडम अभी आ रहा है जी आवाज। अभी आ रहा है। हाँ जी हाँ सर, बताइए ये मैडम। पित्ताशमरी का तो केस बहुत कम ही लेते हैं, जैसे साइज बहुत कम रहा है, यदि भेदन हो सकता है तभी उसको लेते हैं। और यदि हम आयुर्वेद के अनुसार उसकी चिकित्सा भी करते हैं तो उसको लाभ मिलता है, अश्मरी बढ़ नहीं पाता है। तो पित्ताश्मरी का भी मेरा एक केस चल भी रहा है। मैडम है तो उनके सारे लक्षण हैं, वात पित्त है और खान पान सब यही विकृत था। और साथ में इनका बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता था, फैटी लीवर भी रहता था। अभी उनका 15.8 mm का है समथिंग अश्मरी। तो उसके लिए वही भेदन के लिए दे रही है। अभी तो वात की रूक्षता इतनी ज्यादा है कि थोड़ा स्निग्धता देना पड़ रहा है। ऑलिव ऑयल और स्निग्ध तेल चला रही हूँ, और पाषाण बेत का पत्र स्वरस कुल्थी बीच बीच में, और कटुका विरेचन अच्छा काम कर रहा है, कटुका का विरेचन देती हूँ। और साथ में जैसे अभी बताए, अभी मैं तो बहुत लेट ज्वाइन की हूँ। और सर जैसे अपना दशमूल और कनकासव का मिला करके मिक्स दे रही हूँ, त्रिविक्रम रस दे रही हूँ। लेकिन उसको थोड़ा सा जैसे उल्लास आता है उसमें, और बोलती है जैसे झाग झाग आता है थोड़ी देर के बाद, फिर भले ही नॉर्मल आता है। तो थोड़ा स्नेह भी दे रही हूँ, इंदुकांतम घृत भी दे रही हूँ साथ में। अभी ठीक है, स्टेबल है। तो इसी के अंतर्गत हमको विरेचन ही जितना साथ में है, क्षार का विरेचन जितना अच्छा दे सकते हैं हम इसमें, क्षारीय गुटिका के साथ में, भुन्यम्यादि क्षार के साथ में, तो ये उसका भेदन करता है बहुत अच्छे से। और इसके साथ में पेशेंट की यथा बल के अनुसार, पाचन और अग्नि के अनुसार, फिर उसको आगे चिकित्सा बढ़ा करके 2 महीने 3 महीने में इसको फिर करते हैं सर, रिवर्स ना हो उसके लिए फिर उनको सारी चीजें बताते हैं। जी सर। इस पे आदरणीय जितेंद्र जी अगर सुन पा रहे हैं, जितेंद्र मिश्रा जी, शायद वो सर चले गए। इस पे कोई और बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर नहीं बोलना चाहते? आवाज आ रही है मेरी? चलिए मैं थोड़ा बताता हूँ। आज हम चिकित्सा पे नहीं जाएंगे, हम चिकित्सा कल इस पे डिस्कस करेंगे। आज हम अभी और इसी पे और बात करते हैं, फिर सेशन बंद करते हैं। तो अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं कि जो लोग लॉन्ग टर्म से एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, उनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है और ग्रहणी तुष्टि हुई है, कोई वजह से बहुत दिनों से वो अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, या जो भी केमोथेरेपी कर रहे हैं, उनके शरीर में भी पित्त बनता है। और पित्त जहां पर भी बन रहा है उनको गॉल ब्लैडर स्टोन होने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो ये अपना पाचन क्रिया जो है नॉर्मल, उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। डायरेक्ट उतना इफेक्ट नहीं आता कि पूरा अग्निमंद हो गया। अग्नि रहती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये मतलब नौशिया वॉमिटिंग वगैरह करता है। और जो लोगों का सर्जरी हो गया उन लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बर्निंग वगैरह होता है। शुरुआत में नहीं रहता, खान पान को दिनचर्या को अच्छा रखा तो बैलेंस स्टेज में रहते हैं। दूसरा क्या है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा जब हम करते हैं तो ये हमेशा पेशेंट को बताना चाहिए कि कम से कम 6 महीना दवाई लेना पड़ेगा या 1.5 साल दवाई लेना पड़ेगा। तो और कुछ लोग जो रहते हैं कि गॉल स्टोन जो है वह सीवियर जब हो जाता है तब तो सर्जरी करानी चाहिए, नहीं तो परफोरेशन होके वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ पेशेंट लोगों को सर्जरी कर दिया तो पेट में आधमान होगा, खाना देर से पचेगा,
गैस्ट्रिक डिस्टरबेंसेस होगा। और सर्जरी जब करते हैं तो लेप्रोस्कोपिक रिमूवल ये ज्यादातर किया जाता है, ऐसा अनुभव में है। आदरणीय हरिहर सर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर हरिहर सर जी, जी नहीं सर, पित्ताशमरी आवाज आती थी, आप, आपने बोला था ना। हाँ बताइए सर, आपने पेशेंट देखे हैं? कुछ हेतु वगैरह निकले? नहीं सर, एक आध दो पेशेंट देखे हैं मैंने। तो आपने क्या किया उनका चिकित्सा? तो उसी टाइम तो मैं आयुर्वेदिक तो कुछ नहीं करता था, लेकिन अच्छा। और एक पेशेंट को शुरू किया था तो उसने बीच में दवाई बंद कर दिया। जी, तो हमें इसमें कभी कभी गुल्म का भी हेतु मिलता है। गुल्म और पित्ताशमरी ये भी दिखता है। पित्तज ग्रहणी और पित्ताशमरी ऐसे सिम्टम ज्यादा देखने को मिलते हैं। आदरणीय अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चिकित्सा हम इस पे कल बात करेंगे हाँ, बहुत डिटेल में। जी, बोलिए अच्छा बोलिए चिकित्सा सर। कल होगी सब ठीक है। तो अगर उसमें आप क्या आज बोलना चाहते हैं केवल तो हम बोल सकते हैं सर। सर आप मैं आज जो बोलना चाहते देता हैं हूँ चिकित्सा तो बोल वो सकते बता दे। मैं हैं। कुछ हाँ देता हूँ, मेरे को आप, रिस्पांस आया भी है। हेलो। हाँ हाँ बताइए लेकिन वो सर, ये बताइए। पेशेंट का साइज बड़ा होता है तो पेशेंट को अगर मालूम पड़ जाए तो नहीं होता है, लेकिन किसी और चीज की चिकित्सा करने से भी आराम मिलता है। इसमें जो है कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम लोग को पित्त और कफ को लेके चलना है तो कफ तो पित्त कुछ का ही। किताबी ढूंढे। हेलो। हाँ सर बोलिए, मनीषा मैडम का माइक ऑन है इसलिए आवाज आ रही है। बोल रही मैम, हाँ तो बोलिए। मैम बोलेंगी, मैम मैम बोलने दे, फिर बाद में बोलता हूँ। नहीं नहीं, वो पेशेंट देखिए नहीं सर, जिधर से। मेरा ऑन रह गया था, आप बोलिए सर प्लीज। ये समान समान वायु पर इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए। जी सर। हाँ, नहीं समान तो है, लेकिन यहाँ पे समान वायु कुस्ते चरती सर्वदा, अन्नम ग्रहति पचती बेचती मुंजती सर्वदा, है ना? तो वो तो सही बात है। तो अन्नम ग्रहति पचती विविचती मुंजती, तो ये नेचुरली वहां पे जो कफ की वजह से या कफ मेद की वजह से जो मंद अग्नि हो रही है, और खासकर लेडीज में होता था, लेकिन आज की डेट में लेडीज के साथ में जेंट्स में मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि 4F के साइन पहले भी थे, फोर पहले ही थे, लेकिन आज की डेट में चेंज हो चुका है सिनेरियो। गॉलब्लैडर स्टोन मैन में भी होता है, जो फैटी फ्राइड 40 और जो इस तरीके के जो लेते हैं खाना, उसको उनमें होता है। क्योंकि जब भी कफ और मेद की संचिति होगी तो वो उसकी वजह से जो सिक्रीशंस होते हैं, खासकर बाइल का, और बाइल ही जो होता है वो उसी से कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व होता है, मतलब फैट डिजॉल्व होता है। और यहाँ पे जब फैटी फैट जब जाता है तो बाइल का सिक्रीशन एक्सेस होता है, लेकिन वहां पे कफ की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वायु की वजह से रुकता हो जाती है, स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। अगर गॉलब्लैडर तक रहा तो कोलिसिस्टाइटिस और कोलिलिथिसिस होगा, क्योंकि साथ साथ स्वेलिंग गॉलब्लैडर स्टोन के साथ साथ गॉलब्लैडर की सूजन भी जाती है, तो कोलिसिस्टाइटिस प्लस कोलिडो कोलिलिथिसिस भी होती है। लेकिन अगर ये स्टोन अगर थोड़ा सा छोटा है, वो आगे की तरफ बाइल डक्ट की तरफ चलता है, तो कोलिटिकोलिथिसिस होती है, जो बहुत पेनफुल होती है जब तक अनटिल अनलेस पेनक्रियास तक पहुंच ना जाए स्टोन। और वो पेनक्रियास तक पहुंचने के बाद भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पेनक्रियास में जाके रुके ना, वहां पे भी रुकता है, खावे कुंड वहां पे भी है। श्रोतो अवरोध गॉलब्लैडर जो बाइल डक्ट में है उसमें भी है, श्रोतो अवरोध आपके गॉलब्लैडर जो एक थैली है उसमें भी है। तो जब भी कुछ रुकेगा, तो जब भी रुकेगा तो मतलब खावेगन हुआ तो वो वायु जो है वो वहां पे सीवियर पेन करती है, इसीलिए सर ने जैसे बताया आधे घंटे से लेके 12 घंटे तक का पेन होता है, और सीवियर पेन होता है, राइट साइड में होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में होता है, रिफर्ड टू अपर राइट शोल्डर की तरफ रिफर भी करता है, बैक में भी रिफर करता है। और साथ साथ 3 क्लासिकल जो साइन मिलते हैं, पेन वोमिटिंग, फीवर भी आ जाता है, पेन वोमिटिंग और टेम्परेचर। पेन वोमिटिंग टाइम पीवीटी जो साइन आता है, मर्फी साइन होता है, इसमें इसमें अगर तेजी से सांस ले डीप ब्रीदिंग करता है पेशेंट तो उसमें भी पेन बढ़ जाता है। और साथ साथ जो सिम्टम आते हैं वो, क्योंकि पित्त नहीं आ रहा होता है गहनी में, तो जलन भी रहती है, और जो फैट तो वो डिजॉल्व कर ही नहीं सकता, जैसे ही फैट खाएगा उसको पेन बढ़ेगा या गैस्ट्रिक अपसेट पड़ेगा। इसीलिए इसमें गुद्म की चिकित्सा भी की जाती है। समान वायु आपने बोला, समान वायु और ग्रहणी, ग्रहणी को भी कवर करके चला जाता है, क्योंकि ग्रहणी जो इटसेल्फ पित्त धरा कला वो डिस्टर्ब है। और द्वितीय अवस्था जैसे सर ने बताया वो भी डिस्टर्ब है। तो
चिकित्सा बड़ी संभाल की चीज, क्योंकि एक तरफ पित्त है, एक तरफ कफ है। सब पित्त के उष्णता मतलब अगर ज्यादा कुछ करेंगे तो एक दूसरे से डिस्टरबेंस आता है। ब्रोंक जो डायलेटर दवाइयाँ और साथ में ग्रंथि की दवाइयाँ, पाचक दवाइयाँ, और साथ साथ चूंकि वहां पे खावागुंड है और उसकी वजह से गुल्म के सिम्टम आते हैं। और इसलिए इस तरीके से चार पांच चीजों को कंफ्यूजन करके चला जाता है। तो डायलिटेशन के लिए कनकासा वगैरह बहुत बढ़िया काम करता है। चिलबेलवादी है, चित्र ग्रंथ्यादि है, दसमूल कटोतरा में, और साथ साथ मृदु शोधन भी मतलब इसमें रखा जाता है, जिसमें मैं जो देता हूँ मणिवर्ध गुणम है, दसमूल हरित की है, कल्याण गुणम है, इस तरीके की दवाइयां जिससे कि गुल्म की संप्राप्ति भंग हो और साथ साथ तो शोधन भी हो, माइल्ड हो, कोई ज्यादा नहीं हो, एकदम से घट कल्पना भी की जाती है। त्रिविक्रम वगैरह का कम्बिनेशन भी रखा जाता है इसमें। मयूर पिच है, स्वर्ण मार्चिक है, ये कम्बिनेशन भी रखता हूँ मैं। और साथ साथ गुल्म के लिए जैसे हम लोग देते ही हैं, शतधर्म चूर्ण है, पंचकोण चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, सुदर्शन। सुदर्शन इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। सुदर्शन पित्त की संप्राप्ति बंद करता है, ग्रंथि की संप्राप्ति बंद करता है, कफ की भी संप्राप्ति बंद करता है। तो इस तरीके से कफ का मतलब जो स्निग्धता कम हो और कफ द्रवीभूत हो जाए और पित्त का वर्धन हो जाए, क्योंकि पित्त रुकता है वहां पे, तो वो पित्त का वर्धन होकर वो आंतों में पहुंचना शुरू हो जाएगा, डॉक्टर साहब डिडोनाई में पहुंचना शुरू हो जाएगा, तो अपने आप ही जो है वहां की जो कोलेस्ट्रॉल जो मेद है, जो वहां की मेद की संचिति हो रही है इंटेस्टिक जो लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे डिजॉल्व करने के लिए ये वर्धन भी जरूरी है साथ साथ। और इसीलिए ऐसा कम्बिनेशन रखा जाता है। जैसे मैंने बोला ना ये कि ये पटोल कटोरनादि ये भी बढ़िया काम करता है। तो इस तरीके से शरण है, पंचकोल है, त्रिफला है, सुदर्शन है, अपामार्ग। अपामार्ग का छाल भी दे सकते हैं। अपामार्ग छाल बहुत बढ़िया काम करता है। और क्या कहते हैं उसमें तिकटू, हम लोग तिकटू भूल जाते हैं, तिकटू बहुत बढ़िया काम करता है। और क्या कहते हैं, कई ऐसी दवाइयां हैं जैसे कि जो साथ चूंकि पित्त की जगह है तो थोड़ा सा द्राक्षा सब या द्राक्षादि ले भी अच्छा काम करता है। जो अगर बहुत ज्यादा पित्त की वजह से ग्रहणी दृष्टि हो रही है या पित्त धराक लग रही है तो द्राक्षादि ले वगैरह दिया जाता है। और फैट फ्री डाइट बहुत जरूरी होती है। और जब भी इस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो वो जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन को साइड आउट करने के लिए मतलब अगर ऑब्स्ट्रक्शन जैसे सर ने बताया कि अगर लेटरल मतलब शाखागत कामला वगैरह की तरफ जा रहा है या मतलब बाइल डक्ट में अगर कहीं भी है तो वो उसके सिम्टम, क्लासिकल सिम्टम उसके स्टूल में आने शुरू हो जाते हैं, व्हाइट स्टीरियोटेरिया वगैरह के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। और उसमें जो है डायग्नोस्टिक बनती है जब हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज का ऑब्स्ट्रक्शन में हमेशा एल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज आता है। तो कई इस तरीके के कषाय हैं, सब सारण इत्यादि कषाय, चित्र का मैंने बोला ये चित्र ग्रंथ्यादि वगैरह, इस तरीके से कम्बिनेशन रखे जाते हैं। और अब एक बार ऑपरेशन होने के बाद साइज बड़ा है तो ऑपरेशन बहुत जरूरी है, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद उसको जिंदगी भर पेशेंट को हमेशा गैस्ट्रिक अपसेट रहता है, उसकी हमेशा पित्त धरा करा, क्योंकि वो पित्त जो है फिर स्टोरेज उसका खत्म हो जाता है। उसके जो स्टोर था उसका, जो गालब्लैडर हम लोग के में एज ए स्टोर का काम करता है, वो खत्म हो जाता है। अब वो स्टोर होने के बाद ड्रॉप ऐसे निकलता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत तेजी से निकलता है, जब भी फैट ही फूड आएगा तभी वो निकलता है, वो ड्रॉप में निकलता है। वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को लगातार पूरी जिंदगी गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अपसेट रहता है, जो गॉलब्लैडर की सर्जरी के बाद या और इसमें बिल्कुल सर्जरी के बाद केवल स्टोन ही निकलता है, चाहे कितना भी कर लें वो पूरा गॉलब्लैडर ही निकालते हैं और उसको वो कनेक्ट कर देते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट से। तो उसकी वजह से पेशेंट को हमेशा ही दिक्कत रहती है। तो सर यही है सर, बाकी सब कल बात करेंगे सर। और कोई बोलना चाहे तो सर बोले सर। हाँ, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। चिकित्सा हम कल डिटेल में करेंगे और उसमें क्या चिकित्सा रहती है और डिटेल में संप्राप्ति कैसे बनती है और चिकित्सा और संप्राप्ति इसको कोरिलेट करके हम लोग कल बात करने वाले हैं।
कुछ जमदग्नि सर के फॉर्मुलेशन भी डिस्कस करेंगे कि सर ने हमको क्या सिखाया कि किस तरह से विचार करके चिकित्सा देनी चाहिए। ये सब हम कल करने वाले हैं। आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। नहीं तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। आज शशि मैडम आप अपने भाई साहब को लाइएगा, हरिहर सर अपने पेशेंट को लाइएगा, प्रीति मैडम लाइएगा, सब लोग 9 बजे मिलते हैं हम लोग सेशन में। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ अभी का। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।